दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा यान अकेडमी में। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन स्टार्ट किया था, उससे संबंधित जो उसके रूल्स होते हैं, प्रोनाउंस की डिफिनीशन पहले देखा था। उसके बाद जो उसके टाइप्स होते हैं, सारे टाइप्स को हमने नोट्स किया था। उसके बाद उसको देखा था, एक एक करके समझा था। उसके बाद हम लोगों ने नाउन के फर्स्ट टाइप पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा था। उसमें ये दिया था जो पर्सनल प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और एक चार्ट बना के हमने समझाया था। उसमें पर्सनल प्रोनाउन के जो टाइप होते हैं, तीनों पर्सन, उनका जो पजेसिव केस, एडजेक्टिव केस होता है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, ये सब होता है। इसको हमने देखा था। आज उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन का अगला टॉपिक है, उसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगला टाइप है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। इसकी डिफिनीशन समझते हैं। ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी की तरफ संकेत करने का कार्य करते हैं, उसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा सर्वनाम शब्द, हिंदी में ही डिफिनीशन लिखते हैं क्योंकि इसको समझने में आसानी होगी। इंग्लिश में डिफिनीशन लिखने को तो लिख सकते हैं, लेकिन समझना मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। केवल समझने से मतलब है, उसमें ज़्यादा विद्वान बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं। ऐसा सर्वनाम शब्द जो संकेत का कार्य करते हैं, संकेत का कार्य करते हैं, उन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपके मन में ये होगा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसकी डिफिनीशन इंग्लिश में रखते हैं, लेकिन इसकी क्या आवश्यकता है? जब हम हिंदी में उसको समझ के हमें केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होता है, परीक्षा में अंक प्राप्त करने से मतलब होता है, तो उसको हम हिंदी में समझते हैं, जिसके लिए सबको समझना आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे होता है दिस, दैट, दीज, दोस, सेम, सच, ये सारे शब्द जो होते हैं संकेत का कार्य करते हैं। जैसे देखिए शब्द जो है दिस, दैट, दीज, दोस और सेम एंड सच। सेम, सच, ये सारे शब्द जो होते हैं वो संकेत का कार्य करते हैं। दिस का अर्थ होता है यह, और दिस का अर्थ दिस का प्लूरल दीज होता है, और दैट का अर्थ होता है वह, दैट का प्लूरल दोज होता है। सेम एंड सच, ऐसा और जैसा, ये सब इसके अर्थ होते हैं। इसको देखते हैं, जैसे किसी भी सेंटेंस में हम यूज करते हैं तो उसको हम किसी तरह संकेत, जैसे दिस इज द चेयर, दिस इज द चेयर, ये हम संकेत करें वह एक चेयर है। दिस इज द फैन, वह एक फैन है। दैट इज अ मार्कर, वह एक मार्कर है। मतलब दैट इज अ काऊ, किसी तरह हम संकेत करने के लिए जो भी शब्द इन पांचों शब्द में 6 शब्द दिए गए हैं, इसमें अगर हम जिसका भी यूज अगर संकेत के लिए करते हैं तो वो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम इसमें नोट लिख लेते हैं। नोट में ये रहेगा कि इसके बाद कभी भी हम नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी प्रोनाउन का यूज करेंगे, जितने भी टाइप्स आते हैं, जो भी प्रोनाउन शब्द होते हैं, उसके बाद कभी भी हम नाउन का यूज तुरंत उसके बाद नहीं करते हैं। अगर वहाँ पे कर देते हैं वो हमारा एडजेक्टिव का रूप हो जाता है, जो कि वो एडजेक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे नोट कर लीजिए। नोट में देखिए सर्वनाम, इन शब्दों के बाद, इन शब्दों के बाद
नाउन का यूज नहीं होता है, नाउन का यूज नहीं होता है। ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लिए और ध्यान देने जरूरी है, क्योंकि सर्वनाम अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें ये पॉइंट हर जगह यूज होगा। अधिकतर अभी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ये लिखना जरूरी होगा कि शब्दों के साथ जो जो भी शब्द आते हैं प्रोनाउन में, उनके बाद हम नाउन का यूज कहाँ कहाँ पे नहीं करते हैं। वो जैसे देखें दिस, इसके बाद हम नाउन का प्रयोग न करके सीधे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तभी जाके वो हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे दिस इज द चेयर हम बोले हैं तो दिस के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। अगर वहीं पे कहते हैं दिस काऊ, अगर यहाँ पे दिस काऊ जैसे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिए दिस काऊ। अब देखिए यहाँ पे ये दिस प्रोनाउन हम मान सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव है शब्द, लेकिन इसके बाद अगर हम नाउन का यूज कर दिए यहाँ पे तो ये हमारा प्रोनाउन ना होकर बल्कि ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी वजह से ये यहाँ पे गलत माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल जो सही होता है वो हम लोग नोट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल होता है जैसे दिस इज द काऊ, दिस इज अ काऊ, दैट इज अ, कुछ भी हम उसको रख लेते हैं, जैसे दीज आर कॉस्टली पेन्स, दीज आर कॉस्टली पेन्स, वे सारी महंगी पेन्स हैं, मतलब कलमें हैं, वे सारी महंगी कलमें हैं। अभी आप देख लीजिए जो वर्ड दिया गया दीज, यहाँ पे दिस दिया गया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हम लोग सीधे प्रयोग किए हैं। यहाँ पर भी देखिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किए हैं, इसी वजह से ये हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा हमेशा के लिए, इसके बाद अगर हम प्रोनाउन को वो नाउन का यूज कर देते हैं तो वो हमारा प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे दिस के साथ इज का यूज हुआ है, यहाँ दिस के साथ आर का यूज हुआ है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा ये दिस सिंगुलर होता है और दिस का ही प्लूरल दीज होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे साइड में नोट करा देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिस का प्लूरल दीज होता है, दिस का प्लूरल होता है दीज, और दैट का प्लूरल होता है दोज, दैट ये दोज। इसका ये प्लूरल फॉर्म होता है, एक सिंगुलर फॉर्म में होता है, एक प्लूरल फॉर्म में। जहाँ भी हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज करना होगा दिस का करेंगे, जहाँ पे हमें किसी प्लूरल चीज का बताना होगा, मतलब बहुवचन में बताना होगा, कई सारे पेड़ जैसे यहाँ पे करने हैं, वहाँ पे हम दिस का प्रयोग करेंगे यह के लिए ही अर्थ में। और यहाँ पे दैट का वह के लिए अर्थ में अगर हम सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं तो दैट यूज करेंगे। अगर उसी को हम कई ठो दिखाना चाहते हैं, अगर प्लूरल नंबर में दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम दोस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखते हैं दिस इज ए गर्ल। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया दिस इज ए गर्ल, दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है। यहाँ पे भी देखिए दिस के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, इसी वजह से ये प्रोनाउन का रूप लेगा। ये सारे प्रोनाउन शब्द हैं, दिस दिस दिस, ये सारे प्रोनाउन शब्द हैं। यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ये सारे शब्द के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टाइप देखते हैं, हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद हमारी अगली टॉपिक होगी, टाइप होगी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं वो सारे हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। उसमें कुछ शब्द होते हैं, उसको हम नोट करेंगे, फिर समझेंगे कि कैसे यहाँ पे प्रोनाउन का यूज होगा, कैसे एडजेक्टिव का यूज करेंगे। हम लोग डिफिनीशन को हिंदी में ही पढ़ेंगे जिससे हमें समझने में आसानी हो। अगला टाइप है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम
कहते हैं। हम इसको समझते हैं, इसको पहचाने भी कैसे। ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, सब किसी भी वाक्य में ऐसा शब्द है जो प्रश्न पूछने का कार्य करे, वो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसकी डिफिनीशन नोट कर लेते हैं। ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कोई लिखना चाहता है तो वो भी लिख सकते हैं, उसको हम लिखवा दे रहे हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड फॉर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसकी डिफिनीशन इंग्लिश में लिख लेते हैं। द वर्ड which is used to ask a question in a sentence is called interrogative pronoun. Is called interrogative pronoun. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आपको जिसमें आसानी हो आप उसी से ही पढ़ सकते हैं। आपको हिंदी पढ़ना हो हिंदी से समझना हो समझ लीजिए, आपको इंग्लिश से समझना हो तो इंग्लिश से समझ लीजिए। वर्ड्स हैं जो शब्द आते हैं वो देखते हैं कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द प्रोनाउन के अंदर शब्द आते हैं, उसको नोट कर लेते हैं। जैसे हुआ विच, व्हाट, हुज और whom। ये सारे शब्द जो है क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द हैं। इससे अगर हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं तो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे देख लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज दिस, यह क्या है। जैसे देखते हैं, हम लोग अक्सर पूछते हैं वो एग्जांपल देते हैं जो अधिकतर सभी लोग बोलते हैं, कॉमन से मतलब हमेशा बोलते रहते हैं। एग्जांपल लेके जैसे होता है व्हाट इज योर नेम। कहीं पहुँचते हैं, पहला शब्द वाक्य हमारा यही होता है, पहला जब कन्वर्सेशन किसी से करना होता है तो इसी शब्द का प्रयोग कर, इसी वाक्य का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम। विच इज दिस, विच टाइप अगर कर देंगे तो वहाँ तक हमारा एडजेक्टिव होगा विच इज दिस। यहाँ पे देखिए ये जो हो गया है इसका एग्जाम्पल में व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे देखिए इसके बाद हमें अगर हम नाउन का प्रयोग कर देते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव के अंतर्गत है। इसको नोट करना है, फिर से यहाँ पे नोट कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए। नोट है, इसके बाद इन शब्दों के बाद कभी भी, इन शब्दों के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते। अगर हमें प्रोनाउन व्यक्त करना है, प्रोनाउन का एग्जाम्पल देना है तो इन शब्दों के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं करते हैं। देखिए जैसे विच हो गया, व्हाट, हुज, whom, इन शब्दों के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते। अगर इन शब्दों के बाद नाउन का प्रयोग कर देते हैं तो वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना होकर बल्कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ये नोट हमेशा याद रखिएगा, हर जगह काम देगा। इसमें हम लोगों को एडजेक्टिव पकड़ने में, जैसे एडजेक्टिव पकड़ने में और
प्रोनाउन पकड़ने में बहुत आसानी होगी और एग्जाम्पल पूछता भी है। अभी दे देगा सेंटेंस पूछेगा, यहाँ पे प्रोनाउन है या एडजेक्टिव ऑप्शन देके पूछता है तो हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं। इस वजह से इस नोट को हमेशा याद रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं हमारा अगला टाइप जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में विभाजनवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला टाइप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विभाजनवाचक सर्वनाम, जो विभाजन का कार्य करते हैं कि दो लोगों के बीच, तीन लोगों के बीच, किसी भी लोगों के बीच विभाजन का जो कार्य करते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर भी नोट तो ये याद ही रखना होगा कि इन शब्दों के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं कर, जैसे ही हम नाउन का प्रयोग कर देते हैं तो वो हमारा प्रोनाउन ना होके बल्कि एडजेक्टिव हो जाता है। अगला टाइप हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन इसको हिंदी में कहते हैं विभाजनवाचक सर्वनाम। विभाजनवाचक सर्वनाम। अगला टाइप हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम विभाजनवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी डिफिनीशन समझते हैं। ऐसा वर्ड जो हमें विभाजन किसी के मध्य विभाजन का कार्य करते हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखते हैं, इसको एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं इसकी डिफिनीशन। ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में विभाजन का कार्य करते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसकी डिफिनीशन इंग्लिश में देख लेते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड, प्रोनाउन कहते हैं। इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन होगी द वर्ड विच इज यूज्ड टू डिवाइड समथिंग is called dividation, is called distributive pronoun. The word which is used to dividation is called distributive pronoun. इसको नोट करते हैं। The word which is used for, the word which is used for dividation is called distributive pronoun. The word which is used for dividation, ऐसे शब्द जो डिवाइडेशन का कार्य करते हैं या डिवाइडेशन के लिए यूज किए जाते हैं अर्थात विभाजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत कुछ शब्द होते हैं, उसे देख लेते हैं। जैसे होता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। वर्ड देख लीजिए कौन कौन से है एग्जाम्पल में। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं अर्थात विभाजन का कार्य करते हैं किसी भी वाक्य में, तो ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं।
अब इसका एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, ये ईच और एवरी दोनों का अर्थ प्रत्येक होता है, लेकिन हमें समझना है कि कहाँ पे ईच का प्रयोग करते हैं, किस जगह एवरी का प्रयोग करते हैं। इसको हमें बहुत बारीकी से समझनी पड़ेगी, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि जो नोट हम लिखाएंगे अभी इसके बाद उसको बड़े अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे होता है ईच का भी अर्थ होता है प्रत्येक, एवरी का भी अर्थ होता है प्रत्येक। ये दोनों का अर्थ प्रत्येक तो होता है, लेकिन किस वाक्य में किस जगह कैसे इसका प्रयोग करेंगे उसको हम समझते हैं। जैसे ईच का प्रयोग करते हैं दो या दो से अधिक के लिए, इसमें दो भी आते हैं और दो से अधिक शब्द भी आते हैं, वो सारे ईच के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखते हैं दो या दो से अधिक के लिए, अधिक के लिए। और इसका प्रयोग देखते हैं, इसका प्रयोग होता है दो या दो से अधिक नहीं बल्कि तीन या तीन से अधिक के लिए, अर्थात तीन या तीन से अधिक के लिए, तीन या तीन से अधिक के लिए। इसको समझते हैं, ईच का प्रयोग, ईच का अर्थ भी होता है प्रत्येक, एवरी का अर्थ भी होता है प्रत्येक, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ईच का प्रयोग कहाँ पे होगा। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है। जिस भी वाक्य में दो लोग होंगे या दो से अधिक लोग होंगे वहाँ पे हम ईच का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं एवरी का प्रयोग कहाँ होगा। एवरी का प्रयोग दो के लिए कभी नहीं होता। किस भी वाक्य में अगर दोनों के बीच कुछ भी डिवाइड करना होता है वहाँ पे हम ईच एवरी का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। एवरी का प्रयोग तीन या तीन से अधिक के लिए होगा। वहाँ पे तीन लोग होने चाहिए या तीन से अधिक लोग होंगे, तभी हम एवरी का प्रयोग करेंगे। अब आइदर का प्रयोग और नाइदर का प्रयोग देखते हैं। आइदर का प्रयोग होता है सकारात्मक, एक दो में से कोई एक, यहाँ पे सकारात्मक होता है। इसी का नकारात्मक होता है नाइदर। नाइदर की स्पेलिंग, नाइदर की स्पेलिंग ये नहीं ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे आइदर का प्लूरल, आइदर का निगेटिव नाइदर होता है। इसका देख लेते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होगा। इसका अर्थ होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक तो होगा ही, वहाँ पे हम आइदर का प्रयोग करेंगे, कोई एक। और यहाँ पे देखिए नाइदर का प्रयोग कहाँ करेंगे, दो में से कोई नहीं। जहाँ पे दो में से हम किसी का प्रयोग यूज नहीं करेंगे वहाँ पे नाइदर का प्रयोग करते हैं। दो में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए नाइदर दिया गया है, एन से हम पकड़ लेंगे कि ये निगेटिव है। आइदर, आइदर मतलब ये सकारात्मक वाक्य के लिए प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों दो के लिए ही यूज होते हैं, दो से अधिक के लिए नहीं करेंगे। लेकिन इसमें रहेगा दो में से कोई एक रहेगा आइदर में, और नाइदर में दो में से कोई भी नहीं रहेगा, वहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइदर आफ्टर टू पेन्स, एग्जाम्पल ऊपर नोट कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे होता है आइदर ऑफ टू पेन्स इज कॉस्टली। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आइदर ऑफ टू पेन्स इज कॉस्टली। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे पेन्स दिया है, लेकिन अब किस का प्रयोग कीजिए। अगर हम देखेंगे, हम नॉर्मल जानते हैं कि जहाँ पे एस लग जाता है तो वो हमारा प्लूरल शब्द हो जाता है, लेकिन वहाँ पे हम प्लूरल ना यूज करके इस क्यों यूज किया उसको समझते हैं। जब भी देखिए आइदर के बाद ऑफ का यूज हो गया, हमें प्रोनाउन बनाना है तो डायरेक्ट उसके बाद हम किसी नाउन का प्रयोग ना करके बल्कि ऑफ लगा के तब हम नाउन का प्रयोग करेंगे, तो जाके हमारा ये प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिए आइदर ऑफ टू पेन्स, जहाँ पर भी ऑफ का प्रयोग हो जाए इन शब्दों की, चारों शब्द ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इन शब्दों के बाद अगर ऑफ का प्रयोग हो गया उसके बाद आने वाला जो एमपी, वो आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल नंबर में ही होगा, अर्थात उसमें यस लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं आइदर का अर्थ होता है, आइदर सकारात्मक के लिए प्रयोग किया था, उसका अर्थ होता है दो में से कोई एक।
अर्थात यहाँ दो लोग हैं लेकिन उसमें से किसी एक के लिए बात की जा रही है, किसी एक पेन की बात की जा रही है, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ये ध्यान दीजिए, ये अक्सर पूछता है, फाइंड द एरर में देता है और हम अक्सर कंफ्यूज, अगर यहाँ पे यस देखते हैं तुरंत लगाते हैं हम प्लूरल नंबर, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टू पेन्स जरूर दिया है, लेकिन यहाँ पे आइदर का यूज़ करके ये बता रहा है कि दो में से किसी एक पेन की ही बात कर रहा है। तो जब वहाँ पे हमारा एक पेन हो जाता है तो हम उस जगह हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करके अर्थात सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे होता है नाइदर ऑफ टू पेन्स इज कॉस्टली। अब वहाँ पर भी देख लेते हैं, इसी को निगेटिव करते हैं, नाइदर ऑफ टू पेन्स इज कॉस्टली। इसका अर्थ दो पेन में से कोई भी एक मतलब कोई भी कॉस्टली नहीं है, मतलब सारी सस्ती पेनें कोई महंगी नहीं है। यहाँ पर भी देखिए नाइदर के बाद ऑफ का यूज हो गया है, तो अब हम इसको देखते हैं, अगला जो भी हमारा नाउन रहेगा वो प्लूरल नंबर में यूज होगा, क्योंकि ये टू यूज हुआ है तो इसका प्लूरल नंबर हम यूज करेंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार देख यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए नाइदर है तो दो में से कोई एक की भी बात नहीं की जा रही है, हेल्पिंग वर्ब इज ही यूज होगा, इसमें भी इज यूज होगा और यहाँ पर भी इन चारों शब्दों के बाद आप का प्रयोग करने के बाद ध्यान दीजिएगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज होता है, लेकिन हमारा नाउन प्लूरल नंबर में ही रहेगा। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, मतलब इसको अक्सर पूछा जाता है और सारे लोग गलतियाँ करते हैं। अब उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एनी ऑफ फाइव पेन, जैसे एनी नाइदर का वो आइदर का नेगेटिव एनी होता है, ऐसे करके हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे नोट कीजिएगा, जो भी हम हर जगह नोट कराते आए हैं कि इन शब्दों के बाद कभी भी हम नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद ऑफ लगा के तभी नाउन का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात इसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, बाद में तो हम करेंगे तभी तो हमारा सेंटेंस एक फॉर्मेट होगा। अब उसके बाद अगला टाइप हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो परस्पर संबंध बताने का कार्य करते हैं। अगला टाइप है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस प्रोनाउन के अंतर्गत केवल दो ही शब्द आते हैं, वन एंड अदर और ईच अदर। यही दो प्रोनाउन, दो शब्द आते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। इसका टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो कि परस्पर संबंध बताने का कार्य करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसको हिंदी में कहते हैं परस्पर संबंध बताने वाले सर्वनाम। परस्पर संबंध बताने वाले सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो किसी भी वाक्य में परस्पर संबंध बताने का कार्य करते हैं वो सारे हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ईच अदर, वन एंड अदर, ये दो शब्द जो होते हैं ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ईच अदर और वन एंड अदर, पहले शब्द को ही देख लेते हैं। ईच अदर, दूसरा शब्द है वन एंड अदर। इन दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे, अर्थ तो सेम होता है लेकिन इसका प्रयोग हम अलग अलग जगह पे करते हैं। वहाँ पे देख लेते हैं ईच का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, कभी देखें ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के बीच कोई बात होती है, परस्पर संबंध बताने का कार्य किया जाता है, वहाँ पे हम ईच का प्रयोग करते हैं। और वहीं अगर दो से अधिक के लिए बात होती है तो हम वन एंड अदर का प्रयोग करते हैं। ईच का प्रयोग
ईच का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, दो के लिए किया जाता है, और वन एनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। वन एनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। क्या लिखा है वो देखते हैं। जैसे दिया है ईच का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, यहाँ पे देखिए ईच का प्रयोग केवल दो के लिए किया जाता है, और वन एनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया। ये अधिक ध्यान दीजिएगा, इसमें जो वन एनदर है यहाँ पे आप इसको शब्द से ही पहचान सकते, जैसे वन एनदर ये देखिए बड़ा सा लिखा है ना, तो इसको हम अधिक के लिए प्रयोग करेंगे, और ये छोटा सा लिखा है इसलिए केवल दो के लिए प्रयोग है। इसको हम समझने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे कोई अगला रूल इसका नहीं है, ये केवल हम समझने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए जैसे दिया है राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल है राम एंड श्याम हेल्प्स ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये केवल दो ही व्यक्ति है, इसी वजह से यहाँ पे ये ईच अदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये दो नाउन के लिए किया है। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, ये दो ही लोग हैं इसलिए ईच अदर का प्रयोग किए गए। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रेन quarrel one another। यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेन प्लूरल होता है, इसमें चिल्ड्रेन मतलब कई बच्चे होंगे, तो यहाँ पे जब वो झगड़ा कर रहे हैं तो वो कई लोग हैं, इस वजह से यहाँ वन एनदर का प्रयोग करते हैं। द चिल्ड्रेन क्वारल वन एनदर, चिल्ड्रेन जो होते हैं वो अपने मध्य झगड़ा कर रहे हैं। वहाँ पे ये नहीं बताया गया कि दो बच्चे हैं तीन बच्चे हैं, इस वजह से यहाँ पे चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर में होगा, तो जाके यहाँ पे वन एनदर का प्रयोग करेंगे। क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद जो बचे टाइप्स हैं हम उसको अगले क्लास में देखेंगे, और जो भी इसमें इन सारे टाइप्स में जो भी आपको डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर वहीं पे दिया जाएगा। तब हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।